हेलो स्टूडेंट, आज हम वितान भाग 2 का पहला चैप्टर सिल्वर वेल्डिंग पढ़ेंगे। सिल्वर वेडिंग है ना, मतलब 25वीं सालगिरह। तो इनके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। तो पहले इनका परिचय बता दूं आपको। मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन 1935 में कुमाऊं में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत आपने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किए। सन 1984 ईस्वी में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा परकथा लेखन शुरू करने के बाद से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन करते रहे, है ना। हम जानते हैं कि सबसे प्रथम टीवी धारावाहिक कौन सा था, हम लोग। तो इनकी कथा इन्हें नहीं लिखी थी। आपका सन 2006 में दिल्ली में निधन हो गया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, तो पहले कहानी संग्रह कौन सी ये बताती हूँ आपको। कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हम आज़ाद, क्याप। व्यंग संग्रह एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किसागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी बल वल्लभ पंत, नेताजी कहीन, इस देश का यारो क्या कहना, है ना। और टेलीविज़न धारावाहिक 2 हम लोग जो जानते हैं उसकी भी कथा इन्होंने लिखी थी, हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आपको 2005 में साहित्यिक अकादमी से भी नवाजा गया था। तो इसमें पाठ का सारांश क्या है इसके बारे में आपको बता दूं। यशोधर बाबू और उनका व्यवहार। पाठ का सारांश क्या है, यशोधर बाबू और उनका व्यवहार। यशोधर बाबू इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। वे एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। उनका व्यवहार सभी के लिए उचित है, किंतु आधुनिक लोग उनके विचारों से सहमत नहीं रहते। दफ्तर में भी वे समय पर ही जाते हैं। काम के लिए उन्हें देर तक यदि बैठना भी पड़े तो वे प्रसन्न चित्त होकर काम करते हैं, है ना। सबके अपने काम करने के तरीके होते हैं। तो कोई काम को प्रसन्नता से करता है, कोई दुखी होकर करता है। तो यशोधर बाबू की विशेषता रही है कि काम को वो खुशी खुशी करते थे। स्टैंड ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्डा ने यशोधर बाबू से बदतमीजी से बात की, फिर भी बाबू ने उसकी धृष्टता को अनदेखा कर दिया। यशोधर बाबू ने शादी की 25वीं सालगिरह पर दफ्तर के सभी कर्मचारियों को चाय भी पिलाई। अब यशोधर बाबू और किशन दा, दोनों के बीच में क्या संबंध है उसको आपको बता रही हूँ। यशोधर बाबू के जीवन में किशन दा का महत्व गुरु जैसा था, क्योंकि जब यशोधर बाबू जी गाँव से दिल्ली आए थे तब किशन दा ने उन्हें अपने यहाँ पहले मेस का रसोइया बनाया, फिर अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलाई और जीवन के हर कठिन परिस्थितियों में साथ दिया, है ना। तो सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में साथ देता है। किशन दा ने विवाह नहीं किया था। जब किशन दा की मृत्यु हुई तो यशोधर बाबू उनके बिरादर में उनकी मृत्यु का कारण पूछा। उन्होंने जो हुआ होगा कहकर यह बात समाप्त कर दी, है ना। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि 2 बातों का जिक्र ज़्यादा हुआ है, जो हुआ होगा और आगे सम आहू इम्प्रारर। तो दोनों का आपको मतलब बताना चाहूँगी। जो हुआ होगा का मतलब है सही कारण का किसी को पता नहीं चलना। यशोधर बाबू जीवन भर किशन दा के सिद्धांतों पर ही चलते रहे। अब यशोधर बाबू की क्या व्यवस्था थी जो आधुनिकता को नहीं अपनाना चाहते थे। यशोधर बाबू को आधुनिक लोगों के विचार अच्छे नहीं लगते थे और उनके विचारों को सुनकर मानना भी नहीं चाहते थे। जब यशोधर बाबू को कोई भी बात गलत लगी तो वे सम हाहू इम्प्रारर कहकर चुप हो जाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कुछ न कुछ गलत होगा। यशोधर बाबू और उनका परिवार, उनके परिवार के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन उनके परिवार के सदस्य थे। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, 3 पुत्र व एक बेटी थी। उनका सबसे बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन कंपनी में 1500 प्रतिमाह पर कार्य करता था और दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया
और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके घर में पूरा पढ़ाई का माहौल है, सभी बच्चे अच्छे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। यशोधर बाबू पुराने विचार वाले हैं, जबकि उनका पूरा परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। इसी कारण अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता है। तो मतभेद के दो कारण हो सकते हैं, आधुनिकतम और प्राचीनतम। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी थी। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, पर बच्चे से कहकर बच्चे उन्हें चुप करा देते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं, तो क्यों पूछे। बाबूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, पूजा पाठ करना परिवार को सुहाता नहीं था। अभी भी आप लोग देखोगे कि बुजुर्गों का यही काम आप लोग को भी पसंद नहीं आता। बच्चे और पत्नी चाहते थे कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की रीतियों को अपनाएं, है ना। आपके साथ भी यही होता है, जो अच्छे विचार आधुनिक विचार के रहते हैं उन्हें आप भी पसंद करते हैं। तो वही यशोधर बाबू के साथ घटना हो रही है। तो यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग कैसे मनाई जाती है, इस टाइटल के हिसाब से क्या घटना होती है उसको बताया गया है। बाबूजी को पता नहीं था कि उनके घर उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी चल रही है। यशोधर बाबू पार्टी से प्रसन्न नहीं रहते थे, पर उन्हें इस बात की कहीं न कहीं खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज तक लड्डू भी नहीं आए, उसकी शादी की सालगिरह पर बहुत सी पार्टी आधुनिक रीति रिवाजों से मनाई जा रही है। उन्होंने न चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ पार्टी में केक काटा। उनके बड़े बेटे भूषण ने उन्हीं ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया और कहा कि जब आप सवेरे दूध लेने जाएंगे तो अवश्य पहने, क्योंकि वो कुछ भी पहन के चले जाते थे बाहर, जो उनके बच्चों को पसंद नहीं था, क्योंकि उनके यहाँ सब नौकरी करते थे ना, तो उनको भी लगता था कि उनके माँ बाप का पहनावा अच्छा हो। तो गाउन तो ज़रूर देते हैं, पर क्या कह कर देते हैं कि सवेरे आप दूध लेने जाना। उनकी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बच्चे घर की जिम्मेदारी का भार उठाए। परंतु बेटे ने नया गाउन तो दिया, पर दूध लाने की जिम्मेदारी भी उनके कंधे पर डाल दी। गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगता था कि किशन दा उतर आए हैं। यह कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों एवं व्यवहारों में आए परिवर्तन को दर्शाती है। सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी है, मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अलग दिखती है। यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले आए हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रेस दो जुल्में इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है। तो समहाउ इम्परारर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है ना, जिसमें अपन निर्णय में नहीं पहुंच पाते, उसको अनिर्णय की स्थिति कहा जाता है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। ये दोनों ही स्थितियाँ हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते हैं। वे अनिर्णय की स्थिति में हैं, है ना। उन्हें लगता है कि जो मनुष्य वो खुद नहीं बदलना चाहता है, या फिर उनकी किस्मत है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की तरक्की में खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्परारर यह भाव भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है।